बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इनके नाम, मतलब फौज के नाम। फौज क्या सोच रही है? व्हाट इज द आर्मी थिंकिंग? एक हफ्ता रह गया इलेक्शंस में, जो फौज को चाहिए था वो मिल गया है। इमरान खान इलेक्शंस से बाहर हैं और इलेक्शंस इफेक्टिवली सील कर दिए गए हैं। जो निजाम आगे नजर आ रहा है वो प्रोबेबली नवाज शरीफ कम बिलावल भुट्टो जरदारी टाइप किस्म का हाइब्रिड निजाम ही है। अब इस सब में सवाल बनता है कि जो उन्होंने करना था वो कर लिया है, जो उन्होंने पटना था वो पट लिया है, मगर अब फौज की प्रायोरिटीज क्या हैं? वैसे तो अनऑफिशियली तो बहुत सारी बातें होती हैं, मगर आज के महाज में हम फौज का जो ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है, जो पिछले महीनों से वो हमें काफी हिंट्स देता आ रहा है अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल स्पीचेस, ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस के जरिए हम उसका जायजा लेंगे। ये जायजा जो है हम शुरू करेंगे 9 मई से, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि 9 मई के बाद जो फौज ने रास्ता इख्तियार किया है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, वो वाजे है। 9 मई से फौज ने तकरीबन पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जो इधर उधर कंट्रोल थोड़ा बहुत और इदारों में था वो भी ग्रास्प कर लिया है। ये आज हम वॉर गेमिंग करेंगे कि हमारे जो असली हुक्मरान हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। ये हम ट्विटर पे बैठ के या इनके जो लिफाफे हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जराए से नहीं, बल्कि एक्चुअली फौज के ऑफिशियल जराए का एनालिसिस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या चाहते हैं, मुल्क के अंदर क्या चाहते हैं और मुल्क के मोर इम्पोर्टेंटली बाहर क्या चाहते हैं। और ये अपनी गेम, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने इत्तेहाद, अपने इंटरेस्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे सेट कर रहे हैं और आने वाली जो भी जमात इक्तदार में आए उसको क्या करना चाहिए, उसको इन से कैसे डील करना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर आप पीएमएल नून में हैं और आप भंगड़ा डाल रहे हैं कि आपको रेड कार्पेट मिलने वाला है और आप इक्तदार में आने वाले हैं, तो ये शो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर आ गए, जो लग रहा है, तो आपको इनके गोडे दबाने पड़ेंगे। और गोडे दबाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गोडा इनका एग्जैक्टली है किधर। अगर आप पीपीपी में हैं तो आपको भी ये शो देखना चाहिए, क्योंकि आपके भी काम आएगा ये एनालिसिस। अगर आप पीटीआई में हैं, टफ लक, गुड लक, मगर आप किसी मुआवजे से अगर आ गए हुकूमत में या इवन ऑपोजिशन में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि फौज क्या करना चाह रही है, फौज का मूड क्या है। ये है आज का महाज। शुरू करने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट इंडिपेंडेंस जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। बिफोर वी डू दैट, क्विक नोट अबाउट बुशरा बीबी's कन्विक्शन। बुशरा बीबी कन्विक्ट हो गई हैं, 14 साल सजा हुई है। हम सब ने मनाजिर देख ली हैं कि इमरान खान साहब के साथ तोशाखाना रेफरेंस में उनको सजा हो गई है, मगर उनकी कैद बिल्कुल अलग नौयत की है। बनी गाला में उनका जो घर है रिहायशी, जो उनका घर है इमरान खान साहब के साथ, जो उनकी जो रिहाइश है इस्लामाबाद की पहाड़ियों में, वो उनका सब जेल है। ये कॉन्ट्रोवर्शलाइज हो गई है चीज। पीटीआई का तो ऑफिशियल मौकिफ ये है कि हमने कोई डील नहीं की। इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं, बुशरा बीबी ये कह रही हैं, बल्कि इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी जमात पे, मतलब हुक्मरान पे। और हुक्मरान जो हैं कि उन्होंने ये गलत नीयत से ये नरमी इसलिए दिखाई है कि बुशरा बीबी जो है वो ये पूरा तासुर आए कि ये कोई इन सब लोगों ने डील की है कोई। अब ओवरऑल ये जो तनकीद आ रही है, ये एक तरफ से तो सही है। अगर यास्मीन राशिद जेल काट सकती हैं, अगर खदीजा शाह जेल काट सकती हैं, अगर सनम जावेद जेल काट सकती हैं, अगर तैयबा राजा जेल काट सकती हैं, इवन अगर मरीम नवाज जेल काट सकती हैं, इवन बेनजीर भुट्टो जेल काट सकती हैं, तो फिर अगर सजा दे ही दी है, गलत या सही वो एक अलग डिबेट है, तो फिर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और फिर इनको वही जो इनकी अडियाला में या जो भी रेलेवेंट जेल है, विमेंस जेल, उधर इनको फिर जेल होनी चाहिए, ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये एक तरफ हो जाएं। ये खास पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो खास एक स्पेशलिटी रखती है कि ऑलरेडी गंद हो गया है, ऑलरेडी सजा हुई है। गंद के ऊपर गंद करना भी एक खास आर्ट फॉर्म है जो सिर्फ पाकिस्तान की सियासी एलीट कर सकती है, जो उन्होंने इस वक्त रच के की है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन जी। लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो महाज है, फौज का महाज, उससे शुरू करते हैं। पुरानी एक कहावत है
लास वेगस में जो बैन अल-अक़वामी अड्डा है जवारियों का, उधर एक पुरानी कहावत है कि द हाउस ऑलवेज विंस, मतलब कंपनी जो है जो जुआ खाना चलाती है वो हमेशा जीतती है। जवारी जीते या ना जीते वो तो थोड़ी बहुत बाजी ले जाता है, मगर अल्टीमेटली आखिर में जो बड़ी बाजी है वो कंपनी जीतती है, और इन दिस केस कंपनी ये इनिंग, ये बाजी जीत गई है। इसलिए हमें अब कंपनी के लिए तैयार होना चाहिए कि कंपनी को जो उनको चाहिए था वो मिल गया है, तो कंपनी क्या कह रही है। अब कंपनी और उसे क्या चाहिए, अब कंपनी जो है वो हर महीने एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करती है। ये महीने के यूजुअली आखिर में होता है, पहले महीनों के बीच में होता था, अब ये महीने के आखिर में होता है। अब इस महीने इनकी थोड़ी सी बिल्कुल इन्होंने काम शाम करके अपना जो भी इन्होंने करने थे, कन्विक्शंस करके हर चीज लाइन अप करके आराम से इन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किया। वो आपने पता है आपको उसमें क्या टिपिकल जो चीजें हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ इन्होंने कहा कि खत्म कर देंगे, वेरी गुड। इंडिया जो है वो किलिंग स्प्री कर रहा है, वो पाकिस्तान में भी लोग मरवा रहा है, वो अमेरिका में भी लोग मरवा रहा है, वो कनाडा में भी लोग मरवा रहा है, वो बहुत गलत बात है। चलें जी, वेरी गुड, एग्रीड। कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन फतह होगा, अच्छा जी, वेरी गुड। फलस्तीन जी इंशाल्लाह एक दिन फतह होगा, ओके जी, वेरी गुड। फिर सपोर्टिंग इलेक्शंस, ये इधर ही जिधर ये अपने जो काम की बात नहीं करते, जो उनका काम नहीं होता, मतलब इलेक्शंस, उधर वही होता है जो वैसे भी होता है। इनकी जो अंग्रेजी है वो खराब हो जाती है, और जो इलेक्शंस वाला पैराग्राफ है जो पढ़ना जरूरी है, उसमें इनकी जो है वाकई नजर आ गया कि ये एफए इंग्लिश वाला जो इनका एक है, वो एफए इंग्लिश इनकी सामने आ गई। नो वन वुड बी अलाउड टू इंडल्ज इन वायलेंस इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड सैबोटाज the quintessential democratic exercise of conduct of free and fair elections। मतलब कि किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि सियासत के नाम पे तशद्दुद करे। इधर तक तो मैं इनके साथ हूँ। वही जो दूसरा है हिस्सा इस मिसरे का, द क्विंटेसेंशियल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्विंटेसेंशियल बहुत मुश्किल लफ्ज है, इट्स अ $10 वर्ड, गलत इस्तेमाल कर लिया, नहीं करना चाहिए था, मगर चलें, कहना ये चाह रहे हैं कि द एसेंशियल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो तो खैर मजाक ही है, बट एनीवेज मूविंग ऑन, इलेक्शंस की जो बात होती है, अब हमने इलेक्शन क्यों करवाने थे, ताकि गवर्नमेंट आए। अब गवर्नमेंट तो ऑलरेडी चल ही रही है, इलेक्शंस तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सालों से इनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं, ऐसे कुछ लोग इसे स्टेट विद इन द स्टेट कहते हैं, कुछ लोग इसे पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस पे किताबें लिखी गई हैं, थीसीज लिखी गई हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्रियां बनी हैं, इस पे फिल्में बन गई हैं कि ऑलरेडी फौज एक मुल्क चलाती है। इसके ऊपर एक मशहूर सेइंग है, सम कंट्रीज हैव एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। मतलब एक पुरानी सेइंग है, एक पुराना जो जर्नैल था तकरीबन 150-200 साल पहले, उसने ये बोला था रशिया के बारे में, मगर ये पाकिस्तान के बारे में भी ये जो मिसरा है, ये लगता है कि ज्यादातर जो मुल्क हैं उनकी फौज होती है, मगर ये वाहिद मुल्क है जिसकी फौज के पास एक मुल्क है। अच्छा, तो अब ये जो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, इसका हम शुरू करते हैं तज्जिया, इसका जायजा लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, और हम शुरू करते हैं मौजू फॉरेन अफेयर्स से। फॉरेन अफेयर्स जनाब, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में ये सबसे ज्यादा मुदाखलत करते हैं, सबसे ज्यादा इनका कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स पे है। फॉरेन अफेयर्स से ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी लेजिटिमेसी, अपनी फॉरेन फंडिंग, इवन अपनी जो रिटायरमेंट्स हैं, उसको अब फॉरेन जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान की, उसके बेसिस पे ये लोग जो है पाकिस्तान का जो स्टेटस है उससे खेलते हैं और उसमें मुदाखलत करते हैं। अच्छा, अब इस सब में जो इनकी जो जस्टिफिकेशन है और इनकी जो इंटरवेंशन है, वो सब फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है। अब इस सब में फॉर एग्जांपल मेन चीज है कि ये सबसे बड़ी जो लेजिटिमेसी जो अपनी मेंटेन करते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इन पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करते हैं, इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस जो हैं वो करते हैं। इसलिए पिछले दिनों में जब आर्मी चीफ इधर आए तो वो मिले अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ से। तो ये हालांकि उनका काम नहीं है मिलना, वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, मगर वो इसलिए मिले क्योंकि इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पैग लगाया हुआ है, एक इन्होंने खाता खोला हुआ है फॉरेन पीस कीपर्स का। इस बेसिस पे ये अपनी लेजिटिमेसी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो है मेंटेन करते हैं। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है ये अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन करते हैं जियोपॉलिटिक्स के जरिए। इस पे हमने बहुत बातें की हैं, तालिबान को कैसे हैंडल करना है, ईरान को कैसे हैंडल करना है, न्यूक्लियर हथियारों को कैसे हैंडल करना है, ये सब जो जियोपॉलिटिकल पाकिस्तान का जो किरदार है इस खित्ते में,
ये दिखाते हैं अपने आप को कि यही बेस्ट हैंडल कर सकते हैं पाकिस्तान में, और कोई कुवत नहीं है जो ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इन्हें देख सके. They're right about this, they're absolutely right. मगर कुछ इनकी वीकनेसेस हैं, जैसे हिंदुस्तान वीकनेस है, जैसे क्योंकि हिंदुस्तान की दोस्ती बहुत है अमेरिका से, जैसे चीन वीकनेस है जिनकी इनके साथ बहुत दोस्ती है. तो ये आजकल आप देख सकते हैं कि जो हालिया जो प्रेस रिलीज आई है उसमें इन्होंने एक नया टैक्टिक डेवलप किया है कि हिंदुस्तान पे काउंटर अटैक करना. बड़े सालों से इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हिंदुस्तान की और अमेरिका की जो कुर्बत है उसको कैसे उस कुर्बत को कैसे खत्म करें, उसमें अपना हिस्सा कैसे डालें. इन्होंने रिसेंटली जो हिंदुस्तान ने किलिंग स्प्री की है, पाकिस्तान में भी लोग मरवाए हैं, कनाडा में भी मुदाखलत की है, अमेरिका में भी इन्होंने एक प्लॉट ब्रू किया है. तो ये अब घुस गए हैं, इस खेल में घुस गए हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान के इस खेल में फिर से घुस गए हैं. चाइना के लिए ये मुश्किल स्पॉट में है अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना के लिए ये कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त तो है मगर हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में, मतलब जो एक सर्द जंग है उसमें हम नहीं घुसना चाह रहे. मीनवाइल चाइना को कहते हैं सीपैक बनाओ, मगर अमेरिका को कहते हैं कि ग्वादर आओ और दौरा करो. सीपैक सबके लिए है. तो ये इनका तो यूएन और यूएस के लिए है. मगर आज हम आपको जीएचक्यू के नए जीएचक्यू के बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं. यस, जीएचक्यू का एक नया जीएचक्यू है, और हमारे तज्जिए के मुताबिक नहीं बल्कि खुद इनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक जीएचक्यू का जो नया जीएचक्यू है वो जनाब आली मिडल ईस्ट और मुस्लिम स्टेट्स जो हैं जो हमारे खत्ते में लगती हैं वो हैं. इस सब में सऊदी अरब टॉप पे है, डिफेंस पर्पसेस के लिए, दिफाई पर्पसेस के लिए भी, और जो मुआशी पर्पसेस हैं उनके लिए भी. अब सऊदिया एक इमर्ज कर रहा है बहैसियत एक मेजर इन्वेस्टर पाकिस्तान में. सऊदिया मेजर कम से कम 4-5 मेजर मल्टी बिलियन डॉलर डील्स कर रहा है. इसमें एनर्जी डील्स हैं, इसमें ऑयल डील्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स हैं वगैरह वगैरह. मगर उस पर हम बाद में आते हैं. सऊदिया के लिए खास पूरा मैकेनिज्म बनाया है आर्मी चीफ ने सऊदिया और अमीरातीज के लिए. इसका नाम SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो ये खुद चलाते हैं. मगर साथ साथ सऊदिया के साथ एक दिफाई रोल भी अब एनहांस हो रहा है. जैसे चीन के साथ हमने JF-17 थंडर बनाया हुआ है, बड़े सालों उनके साथ कोऑर्डिनेट कोलैबोरेट किया है, वैसे अब हम सऊदिया के साथ भी डिफेंस प्रोडक्शन में, दिफाई प्रोडक्शन में घुस रहे हैं. और साथ साथ एक और इनका जो दोस्त है टर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही निजाम है. इनफैक्ट टर्की और सऊदी अरब के साथ अब ये साथ साथ काम करने लग गए हैं, बायलैटरली भी सऊदिया के साथ और ट्राइलैटरली भी सऊदिया और टर्की के साथ. तो एक तरफ सऊदिया और यूएई और जो बाकी छोटे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, मगर सऊदिया और टर्की के साथ ये अब डिफेंस प्रोडक्शन में भी घुस रहे हैं. एक तो ये इनका आप कह सकते हैं सबसे नया प्रोजेक्ट है, ये इनका सबसे नया DHA है आप कह सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी. फिर जो छोटे ममालिक हैं उन पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है. इनमें 2 खितों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक मशरिक वस्ता में, एक सेंट्रल एशिया में. मगर टैक्टिक एक है. टैक्टिक जो है वो या डिफेंस कोऑपरेशन है या ट्रेनिंग है. अब ट्रेनिंग जो है ये अच्छी करवाते हैं. इनकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि भाई ये इनकी ये बड़े सख्त बड़े डिसिप्लिन किस्म की फौज है, ट्रेनिंग इन्हें अच्छी आती है. तो इसलिए हाल ही में आपने देखा आर्मी चीफ जो है बहरेन गए, हालांकि इतना मुल्क में इतनी खप लगी हुई है, मगर ये बहरेन गए. उधर ये इनका बहरेन का जो नेशनल गार्ड है, जो आप कह सकते हैं बहरेन के रेंजर्स हैं, उनको इन्होंने ट्रेन किया है पाक फौज ने. उसका जो रेजिंग हो रही थी उसकी रेजिंग ये अटेंड करने गए. साथ साथ ये एक और इन्होंने आप कह सकते हैं एक टैक्टिक डिप्लॉय किया हुआ है जो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो है कि छोटे छोटे जो ममालिक हैं उनको ट्रेनिंग करवाना. इसमें 2 कैटेगरीज हैं. एक मशरिक वस्ता के ममालिक, बहरेन, इराक, कुवैत, कतर, जो ये हमारे जो ब्रदरली कंट्रीज हैं. एक तो ये इनके दस्तों को ये अक्सर ट्रेन करते रहते हैं, और साथ साथ जो टर्किक ममालिक हैं, तुर्की, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, जो टर्किक और सेंट्रल एशिया ममालिक हैं, उनको भी ये ट्रेन करते हैं. ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के ऐसे ये नाम रखते हैं, इटर्नल ब्रदरहुड वगैरह, और इसमें काउंटर टेररिज्म वगैरह करते हैं. और इंटरऑपरेबिलिटी इन्होंने एक लफ्ज निकाला हुआ है कि एक दूसरे के साथ हम काम कर सकें. अब अजीब सी बात है कि क्या पाकिस्तानी जो कमांडोज हैं वो इराक में जाके इराकी फोर्सेस के शाना बशाना दाइश से लड़ेंगे? नहीं.
क्या पाकिस्तानी फोर्सेस टर्किश फोर्सेस के शाना बशाना जाके कुर्दों से लड़ेंगी? नहीं। ये करते क्यों हैं? ये सब क्यों होता है? ताकि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हों, नेटवर्क्स हों, कल जाके इन्हें डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें, कल जाके जो आज का मेजर या कर्नल आया हुआ है वो कल जाके जर्नैल बने, तो इनका जो आज मेजर और कर्नल उसके साथ जो ट्रेनिंग कर रहा है वो भी जब जर्नैल बने तो वो आपस में एक दूसरे को जान सके। ये इनकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है और ये जो है आपको नजर आ जाना चाहिए कि ये इनके जो दोस्त हैं वो इनके साथ ये काम करते हैं, इनसे ये सबसे ज्यादा लेजिटिमेसी डिराइव करते हैं। साथ साथ ये कुछ एक्सप्लोरिंग भी कर रहे हैं। हर मुल्क इनके साथ जो खत्ते में है इनके साथ ट्रेन नहीं करता, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि बातें करें। रिसेंटली श्रीलंका के चीफ इधर आए थे, उनको इन्होंने जो है इनवाइट किया ट्रेनिंग के लिए, टू फिगर आउट हाउ टू ट्रेन। इनके साथ साथ ओमान के जो चीफ आए थे उनसे भी ये इन्होंने ऐसी ही बातें की और खुद ये गए आर्मी चीफ उज्बेकिस्तान। अब आर्मी चीफ उज्बेकिस्तान वो उधर लगता है रशिया के पास उधर क्यों जा रहा है? इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान का एक आप कह सकते हैं स्टेक है अफगानिस्तान में और उज्बेकिस्तान अफेक्टेड है जो अफगानिस्तान में होता है जैसे पाकिस्तान अफेक्टेड है, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह के लिए भी ये काम करते हैं। अब ये तो है इनकी पैरेलल स्टेट, मगर इस पैरेलल स्टेट में जो पैरेलल एक फॉरेन ऑफिस है, एक पैरेलल दफ्तर खारजा है, एक असली दफ्तर खारजा है, एक खाकी दफ्तर खारजा है। मैं इस वक्त खाकी दफ्तर खारजा की आपको का बयानिया आपको बता रहा था, मगर साथ साथ इस सब में एक मसला पड़ गया ईरान। अब ईरान वाहिद मुल्क है पाकिस्तान की तारीख में जिसको एक आर्मी चीफ विजिट करता है 6 महीने बाद वो जो मुल्क है वो पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। यही हुआ, ये जुलाई में गए थे हमारे आर्मी चीफ, ये सबसे मिले, उधर के रहबर से मिले, उधर के आर्मी चीफ से मिले, उधर के जो IRGC के कमांडर हैं उनसे मिले, मगर 6 महीने बाद उन्होंने आप पे हमला कर दिया। फिर आपको पता है क्या हुआ, ये कहानी हमने दीगर बार की है। उन्होंने हमला किया, हमने काउंटर अटैक किया, उन्होंने भी भाई बोला, हमने भी भाई बोला, ये सब आपने सुन लिया है। बातें शातें हुई कि अच्छा एक लिएजॉन जो है लगा लेंगे, मगर ईरान का इस वक्त जो स्टेटस है वो ये है कि वो ना दुश्मन है ना दोस्त है, और ईरान का जो स्टेटस है वो अब उस पर सवालिया निशान लग गया है कि उसका क्या किया जाएगा। इसलिए इवन दो ये ईरानियंस से मिले और बातचीत हुई, मगर अटैक जो उन्होंने किया और हमने उन पे काउंटर अटैक किया, उसके 2 दिन बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो हमने रिलीज किया। ये वीडियो भी ट्रेनिंग का ही टैक्टिक था, ये ट्रेनिंग के ही थ्रू अपनी मैसेजिंग दे रहे थे, और ये ट्रेनिंग हो रही थी सऊदी फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस की। बड़ा स्लिक वीडियो था, बड़ा म्यूजिक श्यूजिक इसमें लगा था। मगर सिचुएशन सेम है कि ईरान क्वेश्चन मार्क है, और ईरान के साथ जो इनका अब गेम है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। ईरान को एक तरफ से हमने ऑलरेडी इस पे बहुत बात की हुई है कि हम जो है ये जैश उल अदल को हाउस करते हैं, ईरानी जो है वो BLA वगैरह को हाउस करते हैं, एक दूसरे पे इन्होंने ऑलरेडी अटैक कर दिया है। मगर एक और महाज खुला हुआ है, ईरान के दूसरी तरफ एक मुल्क लगता है अजरबैजान। अब हमारे जो भाईजान हैं वो अजरबैजान भी जाते हैं, और उधर क्यों जाते हैं, उधर इनका क्या काम है? क्योंकि उधर भी एक जंग लगी हुई है, जिस जंग में हम अजरबैजान की आर्मीनिया के खिलाफ तुर्की की फोर्सेस के साथ उनकी ट्रेनिंग और उनकी मदद काफी सालों से करते आ रहे हैं। ये चीज ऑन द रिकॉर्ड है। हम उनके लड़कों को, उनके जवानों को ट्रेन भी करते हैं, उनके एयरफोर्स वालों को भी हम ट्रेन करते हैं। मगर ये ईरान के उस तरफ क्यों हमने एक मुल्क की मदद की हुई है? क्योंकि ईरान ने उस मुल्क के खिलाफ, उस मुल्क का जो दुश्मन है उसकी मदद की है, आर्मीनिया की। अजरबैजान और ईरान राइवल्स हैं, आप कह सकते हैं, इनका बॉर्डर लगता है, और इनका शिया सुन्नी और ऑयल के ऊपर भी इनके मसले मसाइल हैं। तो हम एक और जंग में भी
ایران کے ایک اور محاذ میں بھی ہم انوالوڈ ہیں, خالی بلوچستان میں نہیں مگر ادھر بھی. تو یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ قسم کا ایک ایکس فیکٹر ہے جو آنے والے حکمرانوں کو اگلے سالوں میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس سب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ تو سب ہوگی نا جیو پولیٹیکل منوورنگ ہوگی, یہ تو سب ایران, اذربائیجان, عمان, بحرین, سعودی, یہ بگ گیمز ہیں. آن دا لیول ایک گیم ہے, پاکستان کے اندر بھی ایک گیم ہے, اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا گیم ہے آپ کو پتا ہے, اس میں ایک تو اوپر والا ہوتا ہے اور ایک نیچے والے ہوتے ہیں. جی, یہ مذہبی کارڈ بھی کھیلتے ہیں, اس میں بھی یہ مشہور زمانہ ہے, اور جو مذہبی کارڈ یہ کھیلتے ہیں بڑے سٹائل سے کھیلتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ مذہبی کارڈ کون نہیں کھیلتا؟ پاکستان میں تو ہر جماعت کھیلتی ہے, مگر ہر جماعت جو ہے وہ امام کعبہ سے مل نہیں سکتی, مگر ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ امام کعبہ سے ملتے ہیں, اور جب وہ ملتے ہیں تو اس کی پریس ریلیز ہوتی ہے, اس کا ایک پورا ایک بیانیہ جاری ہوتا ہے, اور وہ جو بیانیہ آپ پڑھیں تو پھر آرمی وہی کرتی ہے جو کرتی آ رہی ہے کہ کریڈیبلٹی, لیجیٹیمیسی گین کرتی ہے. ایک طرف سے امام سے دعا کرواتی ہے امہ کے لیے, دوسری طرف کہتی ہے ہم امہ کی فوج ہیں, تیسری طرف سعودی اور پاکستانی جو ٹائز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے, چوتھی طرف کشمیر کا بھی ایک فارمل مینشن ڈال دیتی ہے, اور ایسے یہ فوج جو ہے مذہبی طور پہ لیجیٹیمیسی ڈرائیو کرتی ہے. مگر لوکل ریلیجس ایلیمنٹ سے بھی یہ جو پیرلل آپ کی حکومت ہے یہ لوکل ریلیجس ایلیمنٹس سے بھی فلرٹ کرتی ہے, بلکہ ان سے بھی جو ہے لیجیٹیمیسی ڈرائیو کرتی ہے. جیسے امام کعبہ سے ملنے سے ایک ہفتہ پہلے جی ایچ کیو میں ایک مشائخ جو پاکستان کے بڑے بڑے جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں بھی آرمی چیف نے ڈرائیو کی, لیجیٹیمیسی ڈرائیو کی. دوسرا اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے اس کے بیسس پہ ایکسٹریمزم وغیرہ وغیرہ اس کے خلاف باتیں کی, اور کہا کہ جو اس دنوں میں جو افغانستان کے پناہ گزین کے ساتھ جو پاک فوج کر رہی تھی, جس میں ایک ریلیجس مسئلہ بھی تھا کیونکہ ہجرت کرنا ایک ریلیجس فنڈامنٹل ہے, اس بیسس پہ بھی اس پہ بھی جو مشائخ ہیں ان سے بھی انہوں نے گرین لائٹ لی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو میٹنگ تھی اس کے بعد پاکستان میں جو کم از کم ایک ریلیجس کرٹیسزم آ رہا تھا ان کے ایکشنز کے خلاف کہ بھائی مہاجروں کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ اس میٹنگ کے بعد جو مشائخ کو جی ایچ کیو میں بلایا اس میٹنگ کے بعد وہ ختم ہو گیا. ویری امپورٹنٹلی انٹرفیتھ ہارمنی, مطلب کہ دوسرے جو مذہب ہیں ان کو بھی فروغ دیتے ہیں, بٹ اس میں بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے. ایک گروپ سے بار بار آرمی چیف ملتے رہے ہیں, کرسچن سے یہ گرمیوں میں بھی ملے, کرسچن سے یہ کرسمس میں بھی ملے, اور اچھی باتیں کی. انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے, کرسچنز کے خلاف کسی مسلمان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ اس لیے کیونکہ بلاسفیمی رائٹس ہوتے ہیں وغیرہ, اس میں ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مگر عجیب سی بات ہے کہ پارسیوں کے ساتھ نہیں ملے, سکھوں کے ساتھ نہیں ملے, ہندوؤں کے ساتھ نہیں ملے, ایون میں کہہ سکتا ہوں احمدیز کے ساتھ نہیں ملے. اب احمدیز کا تو شاید ایک پولیٹیکل ریزن ہوگا, مگر سکھوں کے ساتھ, پارسیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں ملتے ہمارے آرمی چیف؟ شاید اس لیے کیونکہ یہ انڈین یا ایسٹرن ریلیجنز ہیں, اور شاید اس لیے کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ ویسٹرن ریلیجن ہے, اور یہ جو ان کی پبلک ریلیشنز ہے, یہ جو ان کی لیجیٹیمیسی ڈرائیو کرنا ہے, یہ ویسٹ کے لیے, مغربی ممالک کے لیے سگنل ہے کہ دیکھو ہم اتنی زبردست, اتنی اوپن مائنڈڈ فوج ہیں کہ ہم کرسمس کے ایونٹس پہ جاتے ہیں اور ہم پادریوں سے ملتے ہیں اور بشپ سے ملتے ہیں. یا یہ ریزن ہو سکتا ہے, یا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں سکھ اور پارسی اور ہندو بھی ہیں. اوور آل جیسے ریلیجس ایلیمنٹس کو لابی کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ پی آر کی جاتی ہے, ویسے ہی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا جاتا ہے. اس میں انٹلیکچوئلز ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں, اس میں این جی او والے ہیں, آپ جیسے لوگ مطلب سویلینز کو بھی کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ایک بٹالین ہے, یہ انٹلیکچوئلز کی ایک بٹالین ہے, اور یہ بٹالین جو ہے یہ ہر سال ایک بٹالین تقریباً 100 لوگ 90 لوگوں کی ایک کلاس آتی ہے جو ان کی یونیورسٹی ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, اس میں ایک ورکشاپ ہوتی ہے, نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ. یہ اس میں چن کے انویٹیشن دے کے خاص لوگوں کو, جس میں سول سرونٹس ہیں, جس میں این جی او والے ہیں, جس میں بزنس مین ہیں, اور جس میں خود کچھ چنے ہوئے فوجی ہیں,
वो और पार्लियामेंटेरियन है, बड़े इंपॉर्टेंट सियासतदान भी हैं। ये इन सबको तकरीबन 100 को बिठा देते हैं। मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते की ये क्लास होती है, एक हर एक को कमरा मिलता है एनडीयू में, रोटी शोटी मिलती है और ये लेक्चर्स देते हैं। अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं, अपने जाविये से दुनिया के बारे में दिखाते हैं। मुझे याद पड़ता है, मेरा एक दोस्त है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा वेल टू डू है, बड़ी प्रिविलेज फैमिली का है। वो मुझे अभी कराची में मिला था, जब मैं लास्ट कराची में था 6-8 महीने पहले। उसने कहा, यार मेरा ना एनडीयू में जो ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है, इसमें एडमिशन करवा दे। मैं कहा, तेरा क्या काम है, तू तो मतलब मल्टी मिलियनर, ऑलमोस्ट बिलियनर मैं कह सकता हूँ शायद आदमी है, इतना बड़ा तू बैंक चलाता है, तेरा क्या काम है, तू क्या फौजियों के साथ जाके करेगा? कहता नहीं यार, वो नेटवर्किंग के लिए बड़ा जबरदस्त है, बड़े जर्नैल बैठे होते हैं, बड़े ब्रिगेडियर बैठे होते हैं, बड़े काम हो जाते हैं, तो मेरा तू करवा दे अगर करवा सकता है। एडमिशन तो मैंने खैर उसका नहीं करवाया, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक नेटवर्किंग किस्म का आप कह सकते हैं क्लब है, जिसमें आप शोल्डर्स रब करते हैं इनके साथ, और ये आपके साथ नेटवर्किंग करते हैं, आप इनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, और एक सिविल एलीट है, एक बटालियन है सिविलियन एलीट्स का, जो फिर आगे जाके जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी जाके अपनी जॉब संभालते हैं, पार्लियामेंटेरियंस अपनी पार्टियों में वापस जाते हैं, एनजीओ वाले अपने दफ्तरों में वापस जाते हैं, बैंकर्स वापस अपने बैंकों में जाते हैं, और फिर इनके लिए ये जो एलीट्स हैं, सिविल एलीट्स जो हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। आखिर में आर्मी चीफ आते हैं, जैसे वो आए हैं, चाय समोसे होते हैं, गप लगती है, और आर्मी चीफ आपको लेक्चर देते हैं। उस लेक्चर में वो बोलते हैं कि आप हमारी फौज का हिस्सा हैं, आपने जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है, सॉफ्ट जो ऑफेंसिव है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका आप हिस्सा हैं, और आप उन 3-4 हफ्तों में और उसके बाद इनसे कांटेक्ट में रह के आप जनाब आली जो है प्रो आर्मी हो जाते हैं, और ये आर्मी इस तरीके से आपको कोऑप्ट करती है। तो अगर आप फौज में भर्ती नहीं हुए, अगर अब आप बूढ़े हो गए हैं, फौज में आप घुस नहीं सकते, तो जरूर मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने अगर फौज में थोड़ा बहुत घुसना है, तो आप जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है उसके लिए अप्लाई करें, ताकि जैसे मेरा दोस्त नेटवर्किंग करना चाह रहा था, इनसे फायदा उठाना चाह रहा था, शुक्र है उसने फायदा नहीं उठाया, शुक्र है वो अपने काम पे ही रहा। तो ये आप ये काम कर सकते हैं, एनडीयू की वेबसाइट पे जाके मेरा ख्याल है आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मगर ये तरीकेकार अपनाए हुए हैं फौज ने पिछले 9-10 महीनों में। ऑफिशियली हमने आपको जो प्रेस रिलीजेस दिखाई, आपने देखा कि ये तरीकेकार इन्होंने अपनाए हैं पाकिस्तान में एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट रन करने के लिए। दफ्तर खारजा के नॉर्मली ये काम होते हैं, मगर वो ये काम नहीं करता, ये काम ये करते हैं। हुकूमत वक्त के ये काम होते हैं, मगर वो काम ये क्योंकि वो नहीं करते, ये काम करते हैं। तो इसलिए अब मेरी रिकमेंडेशन है कि आप भी ये डेफिनेटली काम करें। आप भी, अगर आप हुकूमत वक्त बनने वाले हैं, अगर आप पीएमएल नून में हैं, पीपीपी में हैं, शायद इवन प्रॉब्ली लग नहीं रहा, मगर पीटीआई में हैं, तो जल्दी से आप इराकी स्पेशल फोर्सेस पे आप कोई किताब लें और पढ़ें, या अजरबैजानियों की जंग आर्मीनिया के ऊपर उसमें घुसें, या उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, या आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे पास आया करें, क्योंकि हमारा एक काम है इस किस्म के पेचीदा मसले और इश्यूज का सेंस बनाना, को वॉर गेम करना, और देखना कि ये जो हमारे भाई लोग हैं पीछे, इनका एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लान और एजेंडा क्या है। आप सिर्फ एक प्यादे हैं, एक मोरे हैं, कुछ नहीं है ज्यादा। आप खाली एक फॉर्मेलिटी हैं। जो मेन आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, जो हमारा इंटरनेशनल अपैरेटस है, वो यही हमारे भाई लोग चलाते रहेंगे। तो अगर इनको समझना है, तो थोड़ा बहुत इनकी जो सियासत है उससे भी आपको समझना होगा, ताकि आपका जब गोडे दबाने का वक्त आए अनकरीब फरवरी 8 के बाद, जो भी नई हुकूमत है, तो उसे पता हो कि गोडे किधर है। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।